फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। देखिए यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम की मानव शरीर प्रणाली का पार्ट 2 जो है वो करेंगे और इसमें हम सिर्फ जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 75 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन हुए, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। तो पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि ऑन एन एवरेज जो है वेट 1.36 kg बोला जाता है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है 1.36 kg जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और बॉडी की साइज के हिसाब से होता है, जितना शरीर होता है उसी के रेशियो में हमारा ब्रेन होता है, लेकिन एवरेज जो है वो 1.36 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑस्टियोसाइट्स फाउंड इन, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं, बोन में, ब्लड में, कार्टिलेज में या लिम्फ में, अस्थि में, रक्त में, कार्टिलेज में या लसिका में। तो देखिए ऑस्टियोसाइट जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑस्टियोसाइट जो है वो सेल होते हैं जिससे हड्डियां बनी होती हैं। तो ऑस्टियोसाइट के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, हड्डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ऊतक जो है उसका उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से ऊतक जो है वो किसका उदाहरण है, ब्रेन का, ब्लड का, लिवर का या स्टमक का, मस्तिष्क का, रक्त का, यकृत का या पेट का। तो अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है। तो ना तो ब्रेन, ना ब्लड, ना स्टमक, ना तो लिवर, हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है वो हमारा रक्त जो होता है, ये रक्त हमारा ऊतक होता है। ब्लड को ऊतक बोलते हैं, ना कि किसी को इसको टिश्यू बोलते हैं, ना कि द्रव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। एंटीकोएगुलेंट जो रक्त में थक्का रोधी पदार्थ होता है जिसकी वजह से कोएगुलेशन रुक जाती है, वो आपको बताना है। तो फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन या ग्लोबिन। हम इन तीन चीजों की अगर हम बात करते हैं, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन की, तो ये तीनों ही चीजें जो है वो कोएगुलेटिंग फैक्टर होती हैं, कोएगुलेशन करने में मदद करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो हेपेरिन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हेपेरिन जो है वो ब्लड थिनर होता है, ठीक है, और इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो हेपेरिन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द सोर्स ऑफ एंजाइम डाइएस्टेज इज। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जहां पे भी आपको एज पीछे लगा रहेगा सफिक्स में, तो वो सारे के सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो सोर्स ऑफ एंजाइम डाइएस्टेज बताना है आपको। डाइएस्टेज का कौन सा, कहां से डाइएस्टेज उत्पन्न होता है, तो लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, अमाशय, लिवर, यकृत या पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के पैरोटिड ग्लैंड हो गया, तो ये सलाइवरी ग्लैंड का हिस्सा होते हैं जहां से डाइएस्टेज जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ए जो इसका ऑप्शन है, ए जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो है इसको लार ग्रंथि हम बोलते हैं। तो लार ग्रंथि जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट इज। प्लेटलेट जो होती है उसका दूसरा नाम क्या है। प्लेटलेट को विम्बाणु या पट्टिकाएं भी बोला जाता है। तो ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम यहाँ पे बताना है, तो वो प्लेटलेट्स तो नहीं हो सकता, तो सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट जो है वो WBC होते हैं और एरिथ्रोसाइट जो है वो हमारे RBC होते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं हमारे, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो है ये हमारे किसके लिए टर्म किया जाता है, प्लेटलेट्स के लिए भी टर्म किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एन अडल्ट ह्यूमन हैज ऑन एन एवरेज इतना मिलियन RBC पर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक ब्लड में मौजूद होते हैं। आपको बताना है कितना नंबर RBC का औसतन खून में जो है वो मौजूद होता है और इसको हमेशा मीटर क्यूब में ही नापा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, अप्रॉक्सीमेटली
5 इन मिलियंस के लिए अगर हमने बात की यहाँ पे, तो 5 से 5.5, 4 से 4.5, 3 से 3.5 या फिर 6 से 6.5। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि जब हम यहाँ पे आरबीसी की बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर, तो इसका जो नंबर है वो रहता है यहाँ पे 5 से 5.5, ठीक है। इतना जो है वो आरबीसी हमारे पर मिलीमीटर क्यूब रक्त के अंदर मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो पहली चीज तो ये कि जब हम डोनर की बात करें, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, एवी नेगेटिव और एवी पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ सबको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनर होता है, लेकिन अब आपको याद ये रखना है कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा डोनर होता है। तो ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि अगर कभी भी एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटलाइज किसी पर्सन को किया जाता है और टाइम नहीं होता है ब्लड को चेक करने के लिए, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो फटाफट से जो है उसको चढ़ाया जाता है। और नेगेटिव का यहाँ मतलब है कि उसके अंदर RH फैक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, who invented the इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG? किसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो उसको इन्वेंट किया था? विलियम एंथोवेन, एडवर्ड जेनर, एंटोनियो डी अलोआ एंड चार्ल्स वुड और कार्ल्स बेंज। इनमें से किसने जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को डिस्कवर किया था? तो याद रखना है आपको यहाँ पे विलियम एंथोवन जो है उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था, ECG को डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो इस्तेमाल की जाती है हृदय की गति को नापने के लिए, हृदय में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती हैं उनको नापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, शायद ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट? 1 मिनट में आमतौर पे मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? 82 टाइम्स, 75 टाइम्स, 72 टाइम्स या फिर 85 टाइम्स। तो 72 टाइम्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 72 बार। और यहीं पे मैं आपको श्वसन दर भी बता देती हूँ, रेस्पिरेटरी दर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो भी वैल्यू 15 के आसपास दी होगी, क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में अलग अलग वैल्यू दी होती हैं, तो 15 के आसपास आपको जो भी वैल्यू दी हो, 13 से 16, 15 से 20, 16 से 20, 13 से कम नहीं जाएगी और 20 से कभी ये वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं जाती है। तो 15-16 के आसपास की वैल्यू आपको टिक करनी है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, What vessels carry the venous blood to the lungs for oxygenation? ऑक्सीजनेशन के लिए फेफड़ों में शिरापरक रक्त में कौन सी जो वेसल है, धमनी जो है, जो हमारी रक्त वाहिका होती हैं वो लेके जाती हैं लंग्स में उसको प्योरीफाई करने के लिए? तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्ट्रियोवीनस शंट या फिर राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल तो जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम पल्मोनरी आर्टरी, जब हम आर्टरी बोलते हैं तो आर्टरी जो है हमारी जो धमनियां होती हैं ये हमेशा प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, शुद्ध ब्लड को। लेकिन जब बात होगी कि लंग्स में ले जाने की तो ये उल्टा हो जाता है, जो आर्टरी होती हैं वो इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। और यहाँ पे वीनस ब्लड की बात हुई है, राइट, इम्प्योर ब्लड की। तो ए जो हमारा ऑप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, धमनी जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितना, एक किसी एडल्ट के अंदर कितना लीटर जो है ब्लड होता है? तो 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आपको याद रखना है कि 5 लीटर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 लीटर ब्लड होता है और एग्जैक्टली प्रिसाइज बोलते हैं तो 1.5146 ml जो ब्लड है वो मौजूद होता है किसी भी एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का कब्रिस्तान जो है वो किसको बोला जाता है? लिवर को, ब्रेन को, स्प्लीन को या हार्ट को? तो प्लीहा, स्प्लीन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्प्लीन को बोला जाता है यहाँ पे कब्रिस्तान आरबीसीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस। हिमेटोपोइसिस होता है जब आरबीसीज बनने लगती हैं हिमेटोपोइटिक टिश्यूज से, ऊतक से, तो उसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक टिश्यू, हिमेटोपोइसिस। और हमारी आरबीसी जो है वो कहाँ से बनती हैं? ये बोन मैरो से बनती हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, लंग्स, लिवर, पेनक्रियाज और बोन मैरो, तो चौथा ऑप्शन जो आपको दिया है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बोन मैरो जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अस्थि मज्जा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लूइड पार्ट डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल। तो ये चीज हमने पहले भी कई बार डिस्कस करी है। देखिए, जब हम फ्लूइड पार्ट की बात कर रहे हैं तो कॉर्पसल्स जो होती हैं वो बोला जाता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और इनको बोलते हैं। तो कभी भी हमारे प्लाज्मा में से अगर कॉर्पसल्स को माइनस कर दिया जाएगा, कणिकाओं को माइनस कर दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो सीरम कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा? सीरम जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एंजाइम डायस्टेज इज। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। डायस्टेज एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लिवर से, स्टमक से, पैनक्रियाज से। तो डायस्टेज जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है। राइट, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला देखिए, लिवर इज अ रिच सोर्स ऑफ। लिवर जो है वो किस चीज का रिच सोर्स है? लिवर के अंदर, यकृत के अंदर हमारे क्या बनता है? शुगर रहता है, मिनरल्स रहते हैं, खनिज लवण रहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं, वसा में घुले हुए विटामिन रहते हैं, या फिर प्रोटीन रहता है यहाँ पे। तो जब हम इसकी बात करेंगे प्रोटीन की, तो लिवर जो है उसके अंदर हमारा प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है। तो प्रोटीन जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाइल इज सिक्रीटेड बाय। पित्त को किसके द्वारा संभावित किया जाता है? पित्त कहाँ से निकलती है? पित्त जूस जो होता है हमारा, गॉल ब्लैडर द्वारा, लिवर द्वारा, बाइल डक्ट द्वारा या पैनक्रियाज द्वारा? तो बाइल डक्ट जो है, सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। बाइल डक्ट द्वारा ये रिलीज होता है। ठीक है, और बनता किसके द्वारा है? लिवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। रक्त दाब को नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर या हीमोसाइटोमीटर? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा जो है रक्तचाप नापा जाता है और 120/80 जो है वो रक्तचाप होता है हमारा, mmHg। अगला देखिए क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र को किसने बताया था या किसने पूरा एक्सप्लेन किया था? एंटनी वॉन ल्यूनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। ग्रेगर मेंडल, सी ऑप्शन, इन्होंने मेंडल या जेनेटिक्स की थ्योरी दी थी, मेंडेलिज्म जिसको हम बोलते हैं। बी विलियम हार्वे और डी रोनाल्ड रस। तो विलियम हार्वे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। विलियम हार्वे जो है उन्होंने यहाँ पे हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। आखिरी 20th क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं यहाँ पे। इंक्रीज्ड आरबीसीज इन दी ब्लड लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहा जाता है? जैसे कि हमने बोला 5 से 5.5 आरबीसी हमारे मिलीमीटर पर क्यूब में होना चाहिए, लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ने लगती है तो इसको भी एक मेडिकल कंडीशन बोला जाता है। अनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथीमिया या ल्यूकेमिया? तो आपको याद रखना है, अनीमिया आरबीसी के घटने को बोलते हैं, हीमोफीलिया खून का रक्त थक्का ना जमने को बोला जाता है, ल्यूकेमिया एक सफेद डिजीज होती है स्किन की, और पॉलीसाइथीमिया जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो पॉलीसाइथीमिया, जब आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं
पॉलीसाइथीमिया। तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ये वीडियो आप जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है बायो के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सब्सक्राइब इट एंड ज्यादा से ज्यादा बार इसको देखिए, रिवाइज करिए, ताकि आपको क्वेश्चंस में एग्जाम में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।